हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे और आप सभी की पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। प्यारे बच्चों, क्लास 12 फिजिक्स एनसीईआरटी में चैप्टर नंबर 10 चल रहा है ना, जिसमें आज हम बात करेंगे व्यतिकरण की गणितीय विवेचना के बारे में। कॉपी पेन लेकर के बैठना बच्चों, क्योंकि इसमें हिंदी जितना भी होगा वो आपको लिखना पड़ेगा। मैं यहाँ पे बोलूंगा, आप लोग लिखते चलना, है ना। गणितीय व्याख्या के साथ साथ हिंदी भी वीडियो को रोक लेना और लिखते चलना, क्योंकि आज का थ्योरम मैक्सिमम लोगों की समझ में नहीं आता है। और आज मैं एकदम स्लो मौसम में समझाऊंगा, लेकिन आप लोगों को भी साथ देना पड़ेगा, अंत तक देना पड़ेगा, तभी मजा आएगा। और यदि किसी बच्चे को ऐसा लगता है कि हम केवल और केवल समझेंगे, हमने सर का नोट्स ले लिया, तो अच्छी बात है। नोट्स मात्र 100 रुपए में बच्चों आपको प्रोवाइड किया जाता है, और ऐसे टॉपिक्स में नोट्स आपको हेल्प देता है। जिन बच्चों ने अभी तक नोट्स नहीं लिए थी, कोई बच्चा चाहता है कि हमें नोट्स लेना है, तो कॉन्टेक्ट नंबर आप लोग नोट डाउन कर लो, 96 85 29 91 49 29 91 49। आप लोगों को बच्चों मात्र 100 RS देना है, यानी 100 रुपए में बढ़िया ऑल चैप्टर के नोट्स विथ ऑब्जेक्टिव आपको दे दिए जाएंगे। ओके, जिन बच्चों को लेना है तो जरूर संपर्क करें, क्योंकि ऐसे लेक्चर्स में बहुत आपको हेल्प मिलता है। चलिए कहानी को शुरू करते हैं। प्यारे बच्चों, अपन क्या कह रहे हैं कि व्यतिकरण की बात करेंगे। व्यतिकरण थोड़ा सा आप लोगों को पता होना चाहिए कि व्यतिकरण होता है क्या है बच्चों, कि जब दो तरंगे, मान लीजिए, एक दूसरे पर अध्यारोपित थी। ये पहला तरंग है बच्चों, है ना, और दूसरा तरंग इस तरीके से अध्यारोपित हो गया। ठीक, तो इनका जो परिणामी मान आ जाएगा, इनका जो परिणामी मान आएगा तो कुछ इस तरीके से आएगा। देखिएगा, मैं आपको बताता हूं। ये आपका बच्चों इस तरीके से परिणामी मान आ जाएगा, परिणामी तरंग आ गया। मतलब एक आपका था वायु 1, ठीक, एक आपका था वायु 1 और दूसरा आपका था वायु 2, एक दूसरे पर अध्यारोपित हुए। तो यदि इनका बच्चों तीव्रता बढ़ गया तो ये जो व्यतिकरण हो गया वो समपोषी व्यतिकरण हो गया। कौन सा व्यतिकरण प्यारे बच्चों? समपोषी व्यतिकरण। यानी जब दो या दो से अधिक तरंगे, प्रकाश तरंग बच्चों, एक दूसरे पर अध्यारोपित होती हैं। क्या होती है? अध्यारोपित होती हैं दो तरंगे, तो इनकी तीव्रता में परिवर्तन हो जाता है। समान आयाम समान आवृत्ति की दो प्रकाश तरंगे एक दिशा में गमन करती हैं और अध्यारोपित होते हैं बच्चों, तो तीव्रता में बदलाव आ जाता है। इस परिघटना को हम प्रकाश का व्यतिकरण कहते हैं, और उसमें भी ये समपोषी व्यतिकरण हो गया। लेकिन यहीं पे प्यारे बच्चों, यदि तरंग कुछ इस तरीके से गमन कर रहा है कि एक तरंग ऐसा चल रहा है और दूसरा तरंग बच्चों ऐसा उसके विपरीत में चला गया, तो फिर इनकी जो तीव्रता है ना बच्चों, वो पहले की अपेक्षा कम हो जाएगी। ठीक है, ये तीव्रता बढ़ गया था, तीव्रता कम हो गया था। ऐसी स्थिति में इसको हम बोलते हैं क्या? विनाशी व्यतिकरण। क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों? विनाशी व्यतिकरण। अच्छा सर, इसको आप ये बताओ लिखना पड़ेगा? नहीं, पिछले लेक्चर में मैंने कराया था समपोषी और विनाशी व्यतिकरण के बारे में, है ना। यानी जब दो या दो से अधिक तरंगे, दो तरंग मान के चलते हैं जिनकी आयाम और आवृत्ति समान है, एक ही दिशा में गमन करती है, तो उनकी तीव्रता में कहीं ना कहीं भिन्नता आ जाती है। कहीं पे तीव्रता बढ़ गया, कहीं पे तीव्रता कम हो गया। इसका मतलब दो तरंगे जब एक ही समान कला में बढ़िया गमन कर रहे हैं और एक दूसरे पर अध्यारोपित हो रहे हैं एक ही दिशा में, तो वहां पे समपोषी व्यतिकरण, तो तीव्रता बढ़ गया। और जहां पे विपरीत दिशा में गमन करने लगे वहां पे विनाशी व्यतिकरण, तो तीव्रता कम हो जाता है। तो ये दो फैक्ट आपको पता हो जाना चाहिए कि समपोषी व्यतिकरण और विनाशी व्यतिकरण क्या है। व्यतिकरण का मतलब ही है कि तरंगे जो है एक दूसरे पर अध्यारोपित होती है। प्रकाश जो है तरंग के रूप में आगे गमन करती है बच्चों, तो तरंगे, प्रकाश की जो तरंगे हैं वो एक दूसरे पर अध्यारोपित होती हैं, है ना। जब अध्यारोपित होती हैं, एक दूसरे से मिलती हैं, तो जब सेम डायरेक्शन पे रहती हैं दो तरंगे, तो उनकी जो तीव्रता है वो बढ़ जाती है, क्योंकि आयाम जितना ज्यादा होगा तीव्रता उतना अधिक होगा। आयाम का मतलब अधिकतम ऊंचाई या अधिकतम गहराई। आयाम जितना अधिक होगा तीव्रता उसकी उतनी अधिक होगी। तो आयाम पे आयाम मिला तो तीव्रता बढ़ गई, और परिणामी आयाम और बढ़ गया, तो तीव्रता जो होती है बढ़ जाती है। लेकिन वहीं पे विपरीत दिशा में आयाम तो एक दूसरे को कम करेगा, तीव्रता कम हो जाती है। इस आधार पर हम व्यतिकरण को दो भागों में बांटते हैं, समपोषी और विनाशी। हमने एक लेक्चर कराया था कि व्यतिकरण किसे कहते हैं, व्यतिकरण के प्रकार, व्यतिकरण के कुछ प्रमुख तथ्य, व्यतिकरण की शर्तें, वो हमने एक ही लेक्चर में करा था। उम्मीद करता हूं आप लोग
समझ गए होंगे बच्चों, उस लेक्चर को भी देखे होंगे। तो कहीं ना कहीं हमने कहा कि भाई दो तरंगे आपस में मिलती है तो परिणामी जो है बच्चों बाई बराबर कितना हो जाएगा, बाई वन प्लस बाई टू पर डिपेंड करेगा। प्लस का मतलब है जुड़ेगा, है ना, इतना याद रखना बच्चों। तो हम यहां पर मान के चलते हैं कि माना दो तरंगे, माना हम मान के चलते हैं, माना दो तरंगे, माना 1 मिनट पे बच्चों, चलो ऐसा लिख लो, माना व्यतिकरण करने वाले तरंगों का समीकरण। आज धैर्य रखकर पढ़ना पड़ेगा, और जो बच्चे धैर्य रखकर नहीं पढ़ेंगे वो बिल्कुल क्लास को छोड़ के आगे की ओर बढ़ सकते हैं, क्योंकि आज बिल्कुल ऐसा नहीं चलेगा कि बच्चों एकदम सुपर फास्ट। बाई वन बराबर मैं कह देता हूं ए साइन ओमेगा टी, ठीक, और बाई टू बराबर कह देता हूं बच्चों, इसका आयाम थोड़ा सा अलग हो सकता है ना, और इसकी जो कलांतर है मान लीजिए ओमेगा टी प्लस फाइव हो सकता है, थोड़ा बहुत डिफरेंस भी हो सकता है। जहां बच्चों, जहां ए क्या है, ए क्या है, बाई वन का आयाम है, ठीक है, बाई वन का आयाम है बच्चों। बी क्या है, बी क्या है बच्चों, बाई टू का आयाम है, यानी दूसरे तरंग का आयाम है, ठीक। और जब आयाम हुआ, ओमेगा क्या है, कोणीय आवृत्ति, कोणीय आवृत्ति, कोणीय आवृत्ति। फाई क्या है सर, फाई क्या है, कलांतर, फाई क्या है, वो कलांतर। फाई क्या है बच्चों, कलांतर। जब ये एक दूसरे पर अध्यारोपित होती है, जब एक दूसरे पर अध्यारोपित होती है तो बच्चों ये एक दूसरे पर अध्यारोपित होती है तो बाई बराबर हो जाएगा बाई वन प्लस बाई टू। जब एक दूसरे पर अध्यारोपित होती है तो अध्यारोपण के सिद्धांत से, अध्यारोपण के सिद्धांत से, इसको भी मैंने कराया है, सिद्धांत से। अध्यारोपण का सिद्धांत क्या कहता है कि जो बाई है ना प्यारे बच्चों, वो बाई वन प्लस बाई टू के योग के बराबर हो जाएगा, ठीक सर। यानी बाई वन का मान कितना है, बाई वन का मान है ए साइन ओमेगा टी। सर बाई टू आपने क्या ले रखा है, बी साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। सर साइन ए प्लस बी का फार्मूला आप लोग इसमें रख दो। देखना प्यारे बच्चों, ए साइन ओमेगा टी है, इसमें कोई छेड़खानी नहीं, ए साइन ओमेगा टी ही रहने दिया हमने। हम ये बोल रहे हैं कि बी तो बी है, इसको तोड़ दो साइन ए प्लस बी को, इसका फॉर्मेट होता है साइन ए कॉस बी, ठीक है, प्लस कॉस ए कॉस ओमेगा टी प्लस साइन बी कॉस ए साइन बी, तो साइन फाइव हो गया, ठीक। ये ऐसा क्यों लगा दिए सर, यहां पे एक फार्मूला होता है प्यारे बच्चों, एक फार्मूला होता है साइन ए प्लस बी का। किसका होता है, साइन ए प्लस बी का। कौन सा फार्मूला होता है सर, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। ये जो मैथ में बच्चे पढ़ते हैं या 11th फिजिक्स में भी इसको पढ़ते हैं, उनको समझ में आया होगा कि आज ये फार्मूला हमको यहां पे जरूरत पड़ गया है। जब जरूरत पड़ गया है तो आप लोगों को लगाना पड़ेगा। यानी बाई बराबर बच्चों आपके पास आ गया ए साइन ओमेगा टी है, ठीक है सर, ए साइन ओमेगा टी है। फिर बी का मल्टीप्लाई कर दो बच्चों, तो बी साइन ओमेगा टी कॉस फाइव, प्लस बच्चों बी का अंदर गुणा करोगे, बी कॉस ओमेगा टी साइन फाइव हो गया, ठीक है। किसी कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। इसको थोड़ा सा और अरेंजमेंट करते हैं कि बाई बराबर, देखना पर बच्चों, साइन ओमेगा टी दोनों जगह है ना, तो कॉमन ले लो, तो ए प्लस बी कॉस फाइव इंटू यहां पे साइन ओमेगा टी आप कर सकते हो,
क्या, साइन ओमेगा टी, प्लस इसको भी ओमेगा टी को अलग कर दो तो बी साइन फाई कास ओमेगा टी हो जाएगा। और इसको अपन समीकरण एक दे देते हैं बच्चों, यहां से दे दें कि यहां से शुरू करते हैं। समीकरण एक हो गया, समीकरण दो हो गया, ठीक है। समीकरण एक और दो से हमने यहां पे वैल्यू पुट कर दिया बच्चों, कहां से, समीकरण एक हुआ दो से हमने समीकरण एक हुआ दो से यहां पे वैल्यू पुट किया है। इसके बाद इसको अपन समीकरण तीन दे देते हैं बच्चों, समीकरण तीन, ठीक। अब थोड़ा सा इसको अपन मानकर चलेंगे, इसको मानेंगे। क्यों, देखो बच्चों, मैं ये बोलता हूं कि भाई ए जो है पहले तरंग का आयाम है, बी जो है दूसरे तरंग का आयाम होगा। तो जब इनका योग होगा तो कहीं ना कहीं बच्चों एक परिणामी आयाम तो आएगा, तो इसको हम मान कर चलते हैं, इसको कुछ ना कुछ तो मानेंगे ही, इसको मान के चलते हैं। जैसे इसको मान लेते हैं कॉस थीटा, ए प्लस बी कॉस फाई को कॉस थीटा मान लेते हैं, आर कॉस थीटा, और इसको मान लेते हैं बच्चों आर साइन थीटा। वो आपके अपने ऊपर डिपेंड करता है आप क्या मान रहे हो, फाई को थीटा मान रहे हो क्या मान रहे हो, वो आप पे डिपेंड करता है कितना मानते हो बच्चों, वो अपने ऊपर डिपेंड करता है, चाहे साइन थीटा मान लो चाहे कॉस थीटा मान लो, ठीक है। तो अगले पेज में हम चलते हैं कि माना आर साइन थीटा, और यहां पे ले लेते हैं बच्चों और कॉस थीटा। आर साइन थीटा बराबर किसको मानना है, साइन को ही मानना है, जैसे ये साइन है, और कास को कास के फॉर्मेट मानना है। जैसे यहां पे बच्चों ए प्लस बी कॉस फाई को हम मान लेते हैं, और यहां पे बच्चों ए साइन फाई को मान लेते हैं। गड़बड़ ना होने पाए, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगा, है ना। साइन को साइन से ही रिप्रेजेंट करना है, और ठीक है सर। अपना समीकरण तीन, ये समीकरण चार, समीकरण पांच। अब फिर बच्चों समीकरण तीन में ही रख देते हैं, समीकरण तीन से ध्यान देना। समीकरण तीन में मैंने इसको माना है, ये ए प्लस बी कॉस फाई को, ए प्लस बी कॉस फाई को माना है आर कॉस थीटा, ठीक सर। और इसके साथ क्या है, साइन ओमेगा टी, क्या बच्चों, साइन ओमेगा टी, ठीक। फिर बच्चों मैंने माना है बी साइन फाई को साइन थीटा माना है, और साथ में कौन सा बच्चों, साथ में है कास ओमेगा टी, तो कास ओमेगा टी, ठीक। फिर ये उसी फॉर्मेट में लग जाएगा। आर यदि आप बाहर ले लो तो साइन ए यानी साइन ओमेगा टी है, हाँ सर, कॉस थीटा प्लस कॉस ए यानी कॉस ओमेगा टी है, साइन थीटा। अभी मैंने कुछ नहीं किया है, इसी को अरेंज कर दिया, कॉस थीटा साइन ओमेगा टी, प्लस में बच्चों साइन थीटा इधर रख दिया, कॉस ओमेगा टी। ये आपका फॉर्मेट, ये वाला फॉर्मेट लग गया ना, साइन ए कॉस बी, कॉस ए साइन बी, साइन ए प्लस बी का। मतलब यहां पे बच्चों, यहां पे यदि मैं आपसे कह दूं कि बाई बराबर कितना हो जाएगा, तो आर ये साइन ओमेगा टी प्लस थीटा हो गया। ये थीटा फाई नहीं है, जहां आर क्या है बच्चों, आर क्या है, आयाम है। वो जो परिणामी तरंग आया है ना, आर क्या है बच्चों, परिणामी तरंग का आयाम है, जहां आर क्या है, जो परिणामी तरंग है, बाई है, परिणामी तरंग का आयाम है, क्या है, आयाम है, ठीक। आर क्या है, परिणामी तरंग का आयाम, क्लियर। अब समीकरण जो 4 और 5 है ना बच्चों, इसको बर करके जोड़ दो। समीकरण, अभी इसको आप लोग दे देना समीकरण 6, समीकरण 4 व 5 को वर्ग करके जोड़ने पर जब जोड़ोगे प्यारे बच्चों, तो यहां पर आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा आएगा,
और एक में हो जाएगा आर स्क्वायर कास स्क्वायर थीटा आएगा। सही है सर, ये अपना लेफ्ट साइड था। राइट साइड देखो बच्चों, तो इसको बर करोगे तो ए स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई आएगा प्लस ए प्लस बी कॉस फाई का होल स्क्वायर आएगा। इसको आगे हल करो। देखो आज गणितीय व्याख्या ज्यादा है और जो हिंदी बोलूंगा उसको लिखते चलना बच्चों। दोनों में से आर स्क्वायर बाहर ले लो तो कितना बचेगा प्यारे बच्चों, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। अभी क्या हुआ है सर, दोनों में से आर स्क्वायर बाहर आया है। इसको आगे सॉल्व करो, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई। इसको जब तोड़ोगे बच्चों तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab, यही तो होता है। यहां पर ए स्क्वायर बी स्क्वायर और 2, भाई बी की जगह बी कॉस फाई है ना, इसलिए बच्चों ए प्लस बी का होल स्क्वायर जानते हो ना कि ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab, उसी फॉर्मेट मैंने रख दिया। अब इसमें से कुछ इसका मान साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा का मान तो एक होता है, तो यहां पे केवल आ जाएगा आपका कास आर स्क्वायर बराबर। कहीं पे यदि सेम चीज मिले आपको तो ठीक है, और सेम सेम चीज नहीं मिल रहा है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। देखो जरा, ये आपका ए ही था कि बी था बच्चों, ये बी था लगभग मेरे हिसाब से, बी था ना, बी था, ये अपना बी था। सही है सर, ये बी था, क्या था, बी था, तो ये अपना क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी, बी हो जाएगा। तो ये बी स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो कितना हो जाएगा, साइन स्क्वायर फाई प्लस कॉस स्क्वायर फाई। और भी स्पेस है क्या, नहीं है सर, थोड़ा सा, ठीक। देखना बच्चों, बी स्क्वायर यहां पे, बी स्क्वायर यहां पे कॉमन ले लिया तो साइन स्क्वायर कास स्क्वायर आ गया, फिर अपना ए स्क्वायर हो गया फिर बच्चों प्लस 2ab कॉस फाई। थोड़ा ध्यान देना, इसका मान भी एक हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहां पे मैं आपको बता देता हूं, यहां पे मैं बता देता हूं ब्रैकेट में 10th में सर्वसमीका एक पढ़ते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर 1 है ना, ये सर्वसमीका आप लोग पढ़ते हो बच्चों। तो इधर अपना आर स्क्वायर आ जाएगा, सही है सर, इधर अपना एक ए स्क्वायर आ जाएगा और एक बी स्क्वायर आ जाएगा। कहीं पे है भाई, कहां चला गया, हाँ ए स्क्वायर आ जाएगा, इसका मान एक रखेंगे तो बी स्क्वायर आ जाएगा बच्चों, और यहां पे आपका हो जाएगा 2ab cos फाई। ठीक है, यदि आर बराबर मैं आपसे कह दूं तो आर बराबर कहोगे सर अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos फाई। और ये जो अपना है वो एक समीकरण आ चुका है। वो कौन सा समीकरण है बच्चों, तो समीकरण 6 तक हो गया था। अब समीकरण इसको अपन क्या दे सकते हैं, 7। यदि क्वेश्चन आ जाए कि व्यतिकरण के लिए परिणामी आयाम का व्यंजक ज्ञात कीजिए, तो यहां तक करना पड़ेगा। यदि व्यतिकरण के लिए परिणामी आयाम का व्यंजक आ जाए तो आपको यहां तक करना पड़ेगा। और एक समीकरण, आप एक समीकरण और दे दो बच्चों, जैसे यहां पे आप समीकरण इसको 6 दे दो और इसको समीकरण 7 दे दो। व्यतिकरण के लिए परिणामी आयाम का व्यंजक आ जाए तो इतना करना पड़ेगा। भी 20 मिनट हुआ, परिणामी आयाम निकला है। अब चूंकि बच्चों आप लोगों ने पढ़ा है कि जो तीव्रता है आयाम के समानुपाती होता है, सीधा सीधा तरंगों की आयाम जितनी अधिक होगी, परिणामी तरंग का आयाम जितना अधिक होगा, तीव्रता, तरंग की तीव्रता जो है उतनी ही अधिक होगी। ठीक है, आप लोगों ने पढ़ा है, नहीं पढ़ा तो कोई दिक्कत नहीं है ना। चलिए, तो यहां पर मैं आप लोगों से थोड़ा सा मैं कहना चाहता हूं, स्टार्टिंग में भी बता दिया था कि प्यारे बच्चों जो तरंग की तीव्रता है ना, क्योंकि तरंग की जो तीव्रता है, क्योंकि जो तरंग की जो तीव्रता है, क्योंकि तरंग की तीव्रता तीव्रता जो आई है बच्चों, परिणामी तरंग, या ऐसा लिख दो तरंग के आयाम के
वर्ग के समानुपाती होता है, वर्ग के समानुपाती होता है, समानुपाती होता है, वर्ग के समानुपाती होता है। अर्थात जो आई है ना बच्चों, वो समानुपाती होगा आर स्क्वायर के। जब समानुपाती हटाते तो एक के नियतांक लग जाता है आर स्क्वायर के। ठीक है, यदि आप आर स्क्वायर से वैल्यू यहां पे पुट करो समीकरण 6 से, तो आई बराबर कितना हो जाएगा बच्चों, आई बराबर कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos फाइव। ये कहां से रख दिया सर आपने, समीकरण 6 से, समीकरण 6 से मान रखने पर, मान रखने पर, समीकरण 6 से मान रखने पर। अब देखना बच्चों आई बराबर कितना हो जाएगा, अंदर गुणा करेंगे तो के ए स्क्वायर के बी स्क्वायर प्लस 2 बी कॉस फाइव। देखना अभी यहां पे काम खत्म नहीं होगा, यहां पे अरेंजमेंट करेंगे, अच्छे अच्छों का दिमाग नहीं लगता यहां पे, सर के का यहां पे गुणा किए हो, लेकिन बच्चों इसके अंदर ध्यान दीजिएगा, दो बाहर रखते हैं और जिनमें अंडर रूट लगाते हैं, जिनमें अंडर रूट लगाते हैं उनमें वर्ग भी कर देते हैं, के स्क्वायर ए स्क्वायर बी स्क्वायर और कॉस फाइव। जिसमें हमने अंडर रूट लगाया उसमें वर्ग भी कर दिया, जिसमें हमने अंडर रूट लगाया उसमें हमने वर्ग भी कर दिया। देखो ना, के ए बी में अंडर रूट लगाया तो वर्ग भी कर दिया। सर यदि वर्ग कर दिए तो इसको ऐसा भी तो लिख सकते थे, ऐसा भी तो लिख सकते थे कि 2 रहने देते, अंडर रूट के अंदर हम लिख सकते थे के ए स्क्वायर इंटू के बी स्क्वायर कॉस फाइव, बिल्कुल लिख सकते थे। और वही चीज अपन ने लिखा ही है, वही चीज अपन ने लिखा है बच्चों, देख लो, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओ कि सर कहां से आ गया, समझ में नहीं आया। हमने कहा इसमें वर्ग लगाया और वर्गमूल भी लगा दिया, वर्ग लगा दिया वर्गमूल दोनों लगा सकते हैं क्योंकि 2 से 2 खत्म। के को 2 जगह लिख दिया क्योंकि के स्क्वायर है, ए स्क्वायर और बी स्क्वायर। ऐसा क्यों कर रहे हो सर, ए भी आयाम है बी भी आयाम है, तो ए जो है वो पहले तरंग के लिए है तो यहां पर मैं लिख सकता हूं I1, बी जो है दूसरे तरंग के लिए है। और भाई आप लोगों ने क्या पढ़ा कि भाई जो I1 है वो समानुपाती होगा ए स्क्वायर के, समानुपाती हटाएंगे तो के लग जाएगा नियतांक। I2 जो है तीव्रता है वो दूसरे तरंग के आयाम के समानुपाती होगा बी स्क्वायर के, तो I2 बराबर हो जाएगा के बी स्क्वायर। तो इसमें लिखने में क्या दिक्कत है सर, शुरू में ही आपने बता दिया था कि किसी भी तरंग की जो तीव्रता है, प्रकाश की जो तीव्रता है उसके तरंग के आयाम के समानुपाती होगा। तो भाई तरंग आयाम के समानुपाती होगा, तो यहां पर बच्चों I1 प्लस I2 कर दिया अपन ने, तो यहां भी तो सेट हो रहा है ना 2, यहां पे अंडर रूट। अब देखो बच्चों यहां पे आपका अंडर रूट के अंदर है तो इसके अंडर रूट के अंदर लिख देते हैं I1 और I2, है ना, cos फाइव। यहां तक किसी जनाब को दिक्कत है तो बता सकता है, बहुत सिंपल तरीके से कोशिश किया हूं समझाने के लिए। समीकरण 6, 7 और ये समीकरण आपका 8 आ गया, समीकरण 8 आ गया, जहां आपने कर क्या दिया सर, जहां I1 बराबर ए के ए स्क्वायर पहले तरंग की या पहले तरंग के लिए Y1 के लिए, सही तो है सर। और I2 जो है आपने लिया है वो के बी स्क्वायर, ठीक है। ये किस तरंग के लिए सर, ये दूसरे तरंग के लिए, किस तरंग के लिए है, तो दूसरे तरंग के लिए, तो यहां पर आप लिख देना दूसरे तरंग के लिए, दूसरे तरंग Y2 के लिए, ठीक, क्लियर। यहां तक आप लोगों को दिक्कत नहीं होगी बच्चों, आगे बात करेंगे। बढ़िया सा समझ में आ गया होगा कि
जो आई है ना, परिणामी तीव्रता के लिए यदि व्यंजक आ जाए, ठीक है भाई, देखो जरा, तीव्रता के लिए, व्यतिकरण के लिए तीव्रता का जो सूत्र निकालना है वो उसके लिए थ्योरम आ जाए तो यहां तक आपको करना पड़ेगा। ठीक है, चीजें क्लियर, कोई दिक्कत? चलो, यहां तक थ्योरम अभी समाप्त नहीं हुआ है, अभी इतने में समाप्त नहीं हुआ बच्चों। आप लोग थोड़ा समझते चलो। पहला पेज कितना था बच्चों, यहां से शुरू हुआ है ना? ये तो अपना पहले बेसिक था। पहला पेज ये हुआ कि हमने बाई 1 बाई 2 दो तरंग लिया है ना, इसका हमने अध्यारोपित कराया। अध्यारोपित कराने के बाद बच्चों इसका परिणामी आयाम आ गया, आर का मान यहां पे आया है। तीसरे पेज में परिणामी आयाम आया है, फिर परिणामी तीव्रता भी आ चुका है। लेकिन ये जो परिणामी तीव्रता है प्यारे बच्चों, वो cos फाई पर डिपेंड करता है। इसीलिए तो इसकी प्रतिबंध लगाना चाहते हैं कि जो इसकी परिणामी तीव्रता है या आयाम है वो किस पर डिपेंड करता है। क्योंकि आयाम बच्चों cos फाई, यहां भी तीव्रता में भी cos फाई आ गया है। तो यदि मैं आपसे कह दूं कि अपने पास प्यारे बच्चों, अपने पास जो समीकरण आए हैं, एक तो आपका कौन सा समीकरण आया है, एक पेज एक्स्ट्रा हो गया बीच में, एक समीकरण अपना ये आया है आर बराबर समीकरण 7 और समीकरण 8। तो मैं यदि आपसे कह दूं कि समीकरण 7 और 8 से समीकरण कौन सा बच्चों, समीकरण 7 से है, ये 8 से है। समीकरण 7 से आयाम व समीकरण 8 में जो तीव्रता है वो किस पर डिपेंड करता है बच्चों, तीव्रता है तो वो किस पर डिपेंड करता है, cos फाई पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है, cos फाई पर निर्भर करता है। ठीक है, तो cos फाई पर जब निर्भर करता है, इसीलिए हमको बच्चों आवश्यक प्रतिबंध लगाना पड़ता है। प्रतिबंध का मतलब कि भाई अधिकतम आयाम व तीव्रता प्राप्त हो, इसके लिए प्रतिबंध क्या होना चाहिए, या न्यूनतम आयाम या न्यूनतम तीव्रता प्राप्त हो, इसके लिए प्रतिबंध क्या होना चाहिए। तो बच्चों आप लोग इसी समीकरण को बार बार देखोगे, समीकरण 7 और समीकरण 8। यदि ये प्लस में रहे, cos फाई धन में रहे, cos फाई का मान धनात्मक रहे, है ना, मतलब प्लस में रहे बच्चों, तो आप लोग जानते हैं कि मान प्लस में रहे तो अधिकतम प्राप्त होगा, माइनस में रहे तो न्यूनतम प्राप्त होगा। सिंपल है, cos फाई का मान धनात्मक मान आए, कितना आए, धनात्मक आए। तो जब धनात्मक होगा, धन होगा बच्चों, तो ये आई का मान बढ़ जाएगा और यहीं पे ऋण हो जाएगा। देखो ना, जैसे I1 I2 जुड़ेगा, इस cos फाई का यदि ऋणात्मक चिन्ह आ जाएगा तो इसका मान कम हो जाएगा, यहां पे भी ऋणात्मक चिन्ह हो जाएगा तो इसका मान कम हो जाएगा। लेकिन यहां पे यदि धनात्मक रहा, मतलब cos फाई जो है बच्चों वो धन वैल्यू दे, cos फाई जो है धन वैल्यू दे, तो आपका जो तरंग है, इन्हीं तरंगों का जो अध्यारोपण हुआ है, उसके जो परिणामी तरंग की जो तीव्रता है वो अधिकतम होगी प्यारे बच्चों। ठीक है, समझ में आई बात। यानी आप लोगों को पता होना चाहिए कि प्रतिबंध में सबसे पहले बात करते हैं संपोषी व्यतिकरण के लिए, संपोषी। और संपोषी व्यतिकरण में आपको क्या बताया गया, संपोषी व्यतिकरण में यह बताया गया कि तीव्रता अधिकतम होती है। तीव्रता क्या होती है, तीव्रता अधिकतम होती है। ठीक, ध्यान रखना बच्चों, संपोषी व्यतिकरण मतलब एक तरंग ऐसी जा रही है, दूसरी तरंग भी ऐसी जा रही, तो एक तरंग का आयाम दूसरे तरंग के आयाम से मिल रहा है तो मान अधिकतम प्राप्त हो रहा है। यानी संपोषी व्यतिकरण के लिए तीव्रता अधिकतम होना चाहिए और आयाम भी अधिकतम होनी चाहिए, तभी तो संपोषी व्यतिकरण होगा। समझ रहे ना। और इसके लिए बच्चों cos फाई का मान कितना होना चाहिए, अधिकतम मान होना चाहिए। तो cos थीटा का मान कितना होता है, अधिकतम +1 होता है और न्यूनतम -1 होता है, यहीं तक तो होता है, इसके अलावा कुछ होता नहीं है। समझ रहे ना। तो संपोषी व्यतिकरण के लिए बच्चों cos फाई का मान अधिकतम कितना, अधिकतम +1 होना चाहिए। कितना होना चाहिए बच्चों, +1 होना चाहिए, अधिकतम +1 होना चाहिए। अर्थात जो cos फाई है वो किसके बराबर होना चाहिए, +1 होना चाहिए।
अब समस्या इस बात की है कि थीटा के किस किस मान के लिए cos फाइव प्लस वन देता है। जैसे 0 डिग्री पर देता है, कितने डिग्री पर देता है बच्चों, यानी फाई के किस किस मान के लिए हो जाएगा, 0 डिग्री पर देगा। तो 180 में तो दे नहीं सकता, माइनस देगा, 90 में शून्य दे देगा, 180 माइनस दे देगा, 270 में शून्य दे देगा। फिर आपके पाई में, पाई मतलब 180 मतलब पाई में नहीं देता है तो 2 पाई में देगा। फिर सम गुणा की होगा, फिर 4 पाई में देगा, फिर 6 पाई में देगा, फिर 8 पाई में देगा, ऐसे ही आगे चलता रहेगा। मतलब संपोषी व्यतिकरण के लिए cos फाइव का मान अधिकतम +1 होना चाहिए। और cos फाइव प्लस वन कितने में देता है, या तो 0 में देगा या तो 360 में, यानी पाई में 180 में देता नहीं है। देखो प्यारे बच्चों, पाई का मतलब होता है 180 और 180 में -1 देता है। 180 में -1 देता है मतलब 0 के बाद 360 में ही आपका देगा, यानी सीधा सीधा पाई के दुगुना है बच्चों। तो जितना में 2 का गुणा करते जाओ उतने में भाई 360 में जितना आगे गुणा करते जाओ आप, 2 4 6 8 10 जितना भी गुणा करोगे दुगने, सम गुणक होना चाहिए, है ना, सम गुणक होना चाहिए बच्चों। इस स्थिति में वो +1 ही देगा। क्या देगा, +1 देगा। क्या देगा बच्चों, +1 देगा। कुछ समझ में आया। मतलब संपोषी व्यतिकरण के लिए cos फाई का मान अधिकतम होना चाहिए और ऐसी स्थिति में फाई का मान 0, 2 पाई, 3 पाई ऐसा होना चाहिए। अर्थात बच्चों सम गुणक, और सम गुणक के लिए अपन ऐसा फॉर्मेट लगाते हैं 2n फाई। 2n फाई सम गुणक है ना, फाई का सम गुणक है, जहां n क्या हो सकता है, जहां n कितना है बच्चों, 0 1 2 3 4 ऐसे। 0 रखो तो आपका 0 आ जाएगा, 1 रखो 2n पाई करना है। 2n पाई जहां n बराबर 0 1 2 3, यानी संपोषी व्यतिकरण के लिए बच्चों जो 2n पाई का मतलब क्या हुआ, पाई का सम गुणक। पाई का सम गुणक का मतलब, सम मतलब पाई का 2 से तो 2 पाई है ना, फिर 0 या पाई का सम गुणक 2 पाई 4 पाई 6 पाई 8 पाई। तो इसको आप लोग लिखो कि जब व्यतिकरण उत्पन्न करने वाली तरंगे जो है, तरंगों के मध्य कलांतर 0 अथवा पाई का सम गुणक होता है तो संपोषी व्यतिकरण प्राप्त होता है। ठीक है सर, लिख दो तो अच्छी बात है थोड़ा सा, है ना। कहने का मतलब क्या लिखा बच्चों यहां पे, कि जब, इससे क्या निष्कर्ष निकला कि जब अध्यारोपण करने वाले तरंगों के मध्य कलांतर या तो 0 हो, 0 या पाई का सम गुणक हो, पाई का सम गुणक हो तो संपोषी व्यतिकरण होता है। कैसा व्यतिकरण होता है, संपोषी व्यतिकरण होता है। संपोषी व्यतिकरण होता है, संपोषी व्यतिकरण होता है। ठीक, इसके लिए पथांतर भी आप लोग कर सकते हो। ठीक है, पथांतर कैसे निकाला जाता है, पथांतर का फार्मूला आपको पता होना चाहिए। यदि नहीं पता तो 11th क्लास का ये आप लोगों को जरूरत पड़ेगी। पथांतर का फार्मूला यदि आप लोगों को नहीं पता बच्चों तो फिर दिक्कत है। पथांतर का फार्मूला होता है लैम्डा यानी तरंगदैर्घ्य बटा 2 पाई इंटू कलांतर। क्या होता है, कलांतर। क्या होता है, कलांतर। ये फॉर्मेट होता है बच्चों, कलांतर। तो यदि मैं आपसे कह दूं कि पथांतर कितना निकलेगा, पथांतर कितना निकलेगा, तो पथांतर मान लीजिए यहां पे कह देता हूं कि पथांतर हो जाएगा लैम्डा अपान 2 पाई। और बच्चों यहां पे कलांतर का मान कितना है, कलाओं का अंतर 2n पाई।
कालांतर कितना है 2n पाई। गड़बड़ आ जाएगा क्या यार, 1 मिनट थोड़ा सा देखना पड़ेगा। ठीक, सही है। लेमडा बाई 2 का समगुणक होना चाहिए। तो पाई से पाई काट दो, तो पथांतर को डेल्टा से रिप्रेजेंट करेंगे, पाई से पाई कट जाएगा बच्चों, तो 2n बचेगा इंटू लेमडा बाई 2। यानी संपोषी व्यतिकरण के लिए पथांतर क्या बच्चों, संपोषी व्यतिकरण के लिए पथांतर, संपोषी व्यतिकरण के लिए पथांतर लेमडा बाई 2 का समगुणक होता है, समगुणक होता है। सर पथांतर क्या है, एक बार थोड़ा इस पर चर्चा कर लेते हैं कि पथांतर क्या है। देखो पथांतर का मतलब समझना, जैसे मान लो एक ऐसे तरंग चल रहा है और दूसरा तरंग यहां से चलना शुरू कर दिया, तो इसके पथ का जो अंतर है, इसके जो पथ का अंतर है कैसे निकलेगा, इसके जो पथ का अंतर है कैसे निकलेगा, पथ का अंतर कैसे निकलेगा, इनके बीच अंतर कैसे निकलेगा, लास्ट में एक साथ तो नहीं पहुंचेगा, एक यहां पे पहुंचा तो एक अगले यहां पे पहुंचा। तो इस तरीके से कहते हैं कि इनके तरंगदैर्ध्य में कितना डिफरेंस है, और टोटल 2 पाई यहां से यहां तक 2 पाई 360, और बच्चों कितना कलांतर के साथ आगे बढ़ रहा है इस पर डिपेंड करता है पथांतर। पथांतर आप लोग इतना समझो कि दो तरंगे आगे चल रही हैं, तो एक आगे होगा एक पीछे होगा, तो उनके बीच पथ का अंतर कितना, वही पथांतर है। तो इसको यदि बेसिक में समझेंगे कॉन्सेप्ट, तो तरंगों का जो अध्यारोपण है 11th क्लास में, उसमें बहुत अच्छे तरीके से समझाया गया है। तो फिलहाल संपोषी व्यतिकरण के लिए चीजें क्लियर हो गई। ओके बच्चों, अब हम किसके लिए बात करेंगे बच्चों, विनाशी व्यतिकरण के लिए। ठीक है, किसके लिए बात करेंगे, विनाशी व्यतिकरण के लिए। मैं सोच रहा था कि इसी में काम हो जाता तो मुश्किल है, चलो कोई बात नहीं है, इसी में काम कर लेते हैं अपन। इसको एक काम करते हैं, कॉपी कर लेते हैं। ठीक, तो इसके पहले बच्चों अपना संपोषी व्यतिकरण के लिए हो गया, और नेक्स्ट पेज में अपन विनाशी व्यतिकरण के लिए बात करेंगे। किसके लिए बात करेंगे, विनाशी। तो यहां से अपन इसको हटा देंगे, तो ये अपना हट गया, और फिर बच्चों इसको थोड़ा सा आगे बात करेंगे। अब यहां पे जो अपना चलेगा वो किसके लिए, विनाशी व्यतिकरण के लिए। प्रतिबंध अपना दूसरा है, प्रतिबंध अपना दूसरा है, दूसरा प्रतिबंध, वो भी कौन सा व्यतिकरण के लिए, विनाशी व्यतिकरण। विनाशी मतलब क्या होगा बच्चों, इसका मान न्यूनतम। ठीक है, विनाशी का मतलब होता है न्यूनतम होना चाहिए। क्या होना चाहिए बच्चों, कास फाई का मान कितना होना चाहिए, न्यूनतम होना चाहिए। विनाशी कण में तो यही है, का मान न्यूनतम, न्यूनतम विनाशी मतलब न्यूनतम, न्यूनतम -1 होना चाहिए, -1 होना चाहिए। ठीक है, -1 होना चाहिए। अब ध्यान ये रखना है कि भाई जो कास फाई का मान है वो न्यूनतम होना चाहिए। न्यूनतम का मतलब बच्चों कितना, -1, कितना, -1। अब कास कितने के लिए -1 होता है, तो कास 180 के लिए होता है। 180 गुणा दुगुना 360, 360 में तो प्लस हो जाता है ना। तो बच्चों विषम गुणक होगा, जैसे 1 का मल्टीप्लाई 3, फिर 5, फिर 7, फिर 9 पाई, ऐसे आगे चलता जाएगा। मतलब 2n-1, 2n-1 विषम गुणक होता है बच्चों। क्या होता है, समगुणक नहीं, इस बार विषम गुणक होता है। ठीक है, जहां n बराबर कितना, जहां n बराबर, चाहे आप कितना रखो, पहले 1 रखोगे, 1 रखोगे बच्चों, 1 2 3 4 ऐसे। ठीक है, पिछले बार कितना किए थे आपने,
जहां n बराबर 0 1 2, तो 0 से स्टार्ट किए थे क्योंकि 0 डिग्री पर भी आपका +1 आता है, लेकिन इसमें 0 डिग्री पर ऐसा नहीं होता, इसलिए अपन 1 2 3 करेंगे बच्चों। यानी जब अध्यारोपण करने वाले तरंगों के मध्य कलांतर कितना हो बच्चों, 2n-1 पाई, अर्थात पाई का विषम गुणक क्या हो बच्चों, पाई का विषम गुणक, पाई का क्या हो, विषम गुणक, पाई का क्या हो, विषम गुणक, क्या हो बच्चों, पाई का जो कलांतर है पाई का कैसा होना चाहिए, पाई का विषम गुणक हो, पाई का विषम गुणक हो, क्या बच्चों, पाई का विषम गुणक हो। तो वहां पे कौन सा व्यतिकरण होता है, वहां पे आपका विनाशी व्यतिकरण होता है, वहां पे कौन सा व्यतिकरण होता है बच्चों, विनाशी व्यतिकरण होता है, वहां पे विनाशी व्यतिकरण होता है। इसके लिए पथांतर क्या हो जाएगा, इसके लिए पथांतर इसी पेज में हो जाएगा, इसके लिए पथांतर क्या हो जाएगा बच्चों, पथांतर यानी डेल्टा लैम्डा अपान 2 पाई, और यहां पे कलांतर कितना है अपना, कलांतर 2n-1 का पाई, है ना। अर्थात मेरे बच्चों जो आपका इसका पथांतर यानी पथ का अंतर जो है वो विषम गुणक होगा, λ/2 का विषम गुणक होगा। यानी क्या लिखा आप लोगों ने, विनाशी व्यतिकरण, विनाशी कौन सा व्यतिकरण बच्चों, विनाशी व्यतिकरण, विनाशी व्यतिकरण के लिए, विनाशी व्यतिकरण में पथांतर जो है, पथांतर कलांतर के, पथांतर जो है मेरे बच्चों, कलांतर के पथांतर λ/2 के विषम गुणक होता है, विषम गुणक होता, ठीक, ध्यान रखिएगा। अब इतना ध्यान रखना कि जैसे अपना बच्चों ये अपना संपोषी व्यतिकरण के लिए है, तो संपोषी व्यतिकरण के लिए अपना ये वाला पेज काम करेगा, ओके, याद रखिएगा। फिर बच्चों अपना विनाशी देख लो, अभी मैं फिर से देता हूं, ये आपका संपोषी व्यतिकरण है, ये आपका संपोषी व्यतिकरण है, ठीक है। इसके बाद अपना जो पेज आएगा ये छोटा सा ये वाला पेज आएगा, क्योंकि आप लोगों को दिक्कत हो जाएगी यहाँ पे, तो यहाँ पे मैं एक कर देता हूं भाई, तो आप लोग थोड़ा सा कर ही लेना यार, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे अलग पेज में। तो पथांतर आपका डेल्टा हो जाएगा बच्चों λ/2 पाई इंटू 2n पाई, तो बच्चों पाई से पाई कट जाएगा, तो 2n λ/2, यानी संपोषी व्यतिकरण में यहां पर लिख सकते हो, क्या लिखोगे, संपोषी व्यतिकरण, संपोषी व्यतिकरण में पथांतर λ/2 के क्या होता है, सम गुणक होता है, सम गुणक होता है। अब आप लोगों को भटकना भी नहीं पड़ेगा ना, बोले सर ठीक है, अब ठीक बता दिया आपने, तो एक ही पेज में अपना काम हो जाएगा। और ये जो अपना एक्स्ट्रा पेज आपने ऐड किया है इसको अपन क्या कर देंगे, मार देंगे गोली। तो यहां तक अभी तो कहानी में ट्विस्ट आया है बच्चों, क्या क्या चीज निकाल ली अपन ने, पथांतर कलांतर सब कुछ निकल गया। और इतना अच्छा थ्योरम हो सकता है आपको यूट्यूब पे कहीं फ्री में ना मिले, जो कि अपन क्लास यूट्यूब पे फ्री में दे रहे हैं। पथांतर कलांतर में संबंध आप लोगों को जरूरी है, क्योंकि भाई लास्ट में यदि आप लोगों को पूछ दिया जाए कि संपोषी व्यतिकरण के लिए पथांतर, विनाशी व्यतिकरण के लिए पथांतर, तो फिर बच्चे बोलेंगे सर हमने तो पढ़े ही नहीं, आप भी पढ़ाए भी होंगे, हमको तो मिले ही नहीं। तो ऐसा आप लोगों के साथ ना हो, इसलिए प्यारे बच्चों मैं एक एक पॉइंट करा रहा हूं। संपोषी व्यतिकरण के लिए कास फाई का मान अधिकतम होना चाहिए, विनाशी व्यतिकरण के लिए कास फाई का मान न्यूनतम होना चाहिए। और जो बच्चा नोट्स नहीं ले पाता ना यार, तो यूट्यूब से क्लास से ही फ्री में आप पढ़ाई करो, बढ़िया लिखते चलो। और जो बच्चा नोट्स ले लेता तो अच्छी बात है, 100 रुपए चार्ज आज के रेट में हर बच्चा एफोर्ड कर सकता है। बच्चे मोबाइल चलाते हैं, पापा बैलेंस 300 का डलाते हैं, लेकिन बोलते हैं कि सर 100 रुपए हम नहीं दे पाएंगे क्योंकि हमारे पास है नहीं। समझ रहे हो ना, ये हाल है आज की डेट में, क्योंकि शिक्षक के साथ ही ऐसा होता है। हर जगह जाओगे 100 रुपए यूं आसानी से दे दोगे, लेकिन टीचर यदि 100 रुपए में यदि प्रॉपर आपको बढ़िया कंटेंट दे रहा है तो टीचर बोले नहीं सर, टीचर यार बोलते टीचर आप टीचर होके विद्या को बेच रहे हो,
आपके पास इतना पैसा है, आप ऐसा कर रहे हो, इतना पैसा होता तो हम भी भैया आज बढ़िया बंगला में रहते, है ना, समझ रहे हो ना, बढ़िया बंद गाड़ी से चलते। इतनी सुविधाएं नहीं है बच्चों जैसा आप लोग सोचते हो, और एकदम नॉमिनल कॉस्ट में आपको नोट्स दिया जाता है। अभी कहानी में ट्विस्ट आएगा, अभी कहानी खत्म नहीं हुआ है, अभी थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे बच्चों, थोड़ा सा देख लेते हैं कहां तक पहुंच चुके हैं। अब अधिकतम और न्यूनतम तीव्रता के लिए व्यंजक की बात करेंगे कि अधिकतम और न्यूनतम तीव्रता कैसे होती है। ठीक है फिर बच्चों, चलिए यहां से चलेंगे अधिकतम और न्यूनतम तीव्रता के लिए। ठीक, अधिकतम तीव्रता मतलब संपोषी व्यतिकरण, न्यूनतम तीव्रता मतलब बच्चों आपका विनाशी व्यतिकरण। ठीक, चलिए थोड़ा सा अब यहां पे आप लोगों को, यहां पे हिंदी में ज्यादा नहीं लिखाऊंगा, आप हेडिंग लगाएंगे अधिकतम, अधिकतम तीव्रता, अधिकतम तीव्रता व अधिकतम व न्यूनतम तीव्रता के लिए व्यंजक। अब क्या व्यंजक नहीं चल रहा था, अरे सब वही चल रहा था। अधिकतम का मतलब क्या होता है फिर बच्चों, आप सबको पता होना चाहिए। अधिकतम का मतलब क्या होता है, अधिकतम का मतलब होता है कि तीव्रता अधिकतम है मतलब संपोषी व्यतिकरण, और तीव्रता न्यूनतम है बच्चों वो आपका विनाशी व्यतिकरण। सही है कि नहीं? तो पहला जो पॉइंट होगा आपका, पहला जो होगा वो संपोषी व्यतिकरण के लिए होगा। किसके लिए होगा? संपोषी व्यतिकरण के लिए। ठीक है, और आप लोगों ने ये तो निष्कर्ष निकाल लिया कि संपोषी व्यतिकरण के लिए जो कॉस फाई का मान है अधिकतम होना चाहिए, यानी फाई के किस वैल्यू के लिए अधिकतम होगा? 2n फाई के लिए, है ना। तो आप लोग लिख सकते हो बच्चों कि यहां पर इसको तो अपन ने हेडिंग लगा दिया, क्या कर दिया? हेडिंग लगा दिया। +1 अर्थात अर्थात फाई बराबर 2n पाई होना चाहिए, 2n पाई होना चाहिए, 2n पाई होना चाहिए। ठीक, अब देखना बच्चों समीकरण, समीकरण किससे चलेंगे? अधिकतम तीव्र समीकरण 8 से देख लेना, समीकरण 8 देख लो यहां पे, नहीं तो फिर कह दोगे सर गड़बड़ हो रहा है। समीकरण 8 देख लो आप लोग, इसी समीकरण 8 से अपन आयाम निकालेंगे और समीकरण 7 से, सॉरी समीकरण 7 से आयाम निकालेंगे और समीकरण 8 से तीव्रता निकालेंगे। ठीक है, ध्यान रखियो बच्चों, नहीं तो फिर कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक, तो यदि हम तीव्रता के बारे में बात कर रहे थे, किसके बारे में बात कर रहे थे? तीव्रता के बारे में बात कर रहे थे। तो समीकरण, समीकरण 8 से, समीकरण 8 से, समीकरण 8 से कितना हो जाएगा? आई बराबर i1 प्लस i2 प्लस 2 अंडर रूट i1 i2 कॉस फाई है। फिर बच्चों कॉस फाई का मान +1 होगा, i बराबर कितना हो जाएगा? i1 प्लस i2 प्लस 2 अंडर रूट i1 i2। ऐसा क्यों कर दिया? क्योंकि कॉस फाई का मान कितना है? +1। किसके लिए? संपोषी व्यतिकरण के लिए। यानी i बराबर i1 प्लस i2 प्लस 2 अंडर रूट i1 i2 है ना। यानी इससे एक चीज निष्कर्ष निकला बच्चों कि जो परिणामी तीव्रता है ये प्लस में है
अर्थात प्लस में है, अर्थात आई जो मैक्सिमम जो मान है, मैक्सिमम जो मान है वो दोनों के तीव्रता के योगफल से भी ज्यादा होगा। देखो ना, प्लस है, इससे भी एक्स्ट्रा प्लस में है। समझने की कोशिश करो कि ऐसा क्यों कर दिया आपने सर, क्योंकि I1 प्लस I2, I1 प्लस I2 को जोड़ेंगे तो I से ज्यादा बड़ा आएगा, मतलब I का मान ज्यादा बड़ा आएगा, क्योंकि इधर भी I1 और I2 है। भाई I1 प्लस I2 करते, ठीक है। अब इस केवल इतना लेते हैं, केवल I1 प्लस I2 जोड़ते हैं तो इससे ये I का मान ज्यादा होगा, अधिकतम मैक्सिमम की बात की रहे हैं, मैक्सिमम की बात कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि सर देखो ना, I जो है इन 3 के बराबर है, आप केवल तुलना कर रहे हो 2 के, I1 प्लस I2, तो इससे तो ज्यादा आएगा ही, क्योंकि यहां भी लगा है प्लस 2 अंडर रूट I1 पी, इसका भी तो कुछ ना कुछ तो वैल्यू होगा। भाई मैं कह रहा हूं कि I1 पहले तरंग की तीव्रता है, I2 दूसरे तरंग की तीव्रता है, दोनों को जोड़े तो परिणामी तीव्रता है, लेकिन परिणामी तीव्रता उन दोनों के योग से अधिक आता है, क्योंकि इस रिलेशन से आप लोग एक समीकरण, मान लो आप लोगों ने 8 दिया रहा होगा, समीकरण 9 दे दिए। अब समीकरण 9 से आप लोग निष्कर्ष वैसे भी निकाल सकते हो कि मैं यदि कह दूं कि I का मान I1 और I2 के योग के बराबर है, तो नहीं सर, संपोषी व्यतिकरण के लिए उससे भी अधिक है। क्यों? क्योंकि यदि इसको जोड़ोगे और कुछ जुड़ेगा तब वो I के बराबर होता नहीं। I की वैल्यू केवल I1 प्लस I2 के बराबर नहीं है, बल्कि I1 प्लस I2 से बड़ा है। इस तरीके से संपोषी व्यतिकरण में बच्चों परिणामी तीव्रता प्रत्येक तरंग के कारण तीव्रता के योगफल से अधिक होता है। इस तरीके से आप लोग क्या कह दोगे, क्या कह दोगे? अतः संपोषी व्यतिकरण, संपोषी व्यतिकरण, संपोषी व्यतिकरण में परिणामी तीव्रता, क्या बच्चों? परिणामी तीव्रता, संपोषी व्यतिकरण में परिणामी तीव्रता तरंगों के तीव्रता के योगफल से ज्यादा होता है। क्या होता है सर? ज्यादा होता है। ठीक है, क्या होता है? ज्यादा होता है। ठीक, ये चीज हो गया। अब यदि मैं इसी में कह दूं कि परिणामी आयाम के लिए बात करो, परिणामी आयाम के लिए बात करो, परिणामी आयाम के लिए बात करो बच्चों, परिणामी आयाम के लिए, तो आप क्या करोगे सर? समीकरण आप लोगों ने जो 7 लिया था ना, उसी से लेकर चलेंगे। क्या आया था? R बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस फाई। कॉस फाई का मान अधिकतम कितना होना चाहिए? 1 होना चाहिए। तो R बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इधर भी R स्क्वायर है, प्लस 2ab। ठीक सर, चूंकि कॉस फाई का मान कितना होता है? कॉस फाई का मान +1 होता है। क्यों? क्योंकि संपोषी व्यतिकरण की बात की जा रही है। अब बच्चों यदि R बराबर करें हम R स्क्वायर बराबर, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर है ये, a स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2b, वर्ग से वर्ग कट गया बच्चों। तो R बराबर कितना हो गया? a प्लस बी हो गया। R बराबर कितना हो गया? a प्लस बी हो गया। यानी संपोषी व्यतिकरण में इससे आप एक निष्कर्ष निकालोगे बच्चों कि अतः संपोषी व्यतिकरण की बात करें, अतः संपोषी व्यतिकरण की बात करते हैं बच्चों, किसकी बात करते हैं? संपोषी व्यतिकरण की बात करते हैं। संपोषी व्यतिकरण में जो परिणामी आयाम है, परिणामी जो आयाम है, परिणामी जो आयाम है तरंगों के आयाम के योगफल के बराबर होता है, योगफल के बराबर होता है। ठीक, बस थोड़ा सा और बचा है बच्चों, 5 मिनट का गेम और है। अभी अपन ने क्या क्या कर लिया? संपोषी व्यतिकरण के लिए तीव्रता निकाल दी और आयाम भी निकाल दिया। और अब हम बात करेंगे विनाशी व्यतिकरण के लिए, एक छोटा सा, बस 3-4 मिनट का और बचा है। अब बात कर लेते हैं दूसरा जो अपना विनाशी व्यतिकरण। किसके लिए सर? विनाशी व्यतिकरण। देखो, विनाशी व्यतिकरण के लिए
दूसरा है बच्चों किसके लिए, विनाशी व्यतिकरण के लिए। किसके लिए बच्चों, विनाशी। यहां पे क्या हो जाएगा सर, विनाशी हो जाएगा। विनाशी व्यतिकरण की बात कर रहे हैं, विनाशी। विनाशी व्यतिकरण के लिए कास फाई का मान कितना होना चाहिए, कास फाई का मान कितना होना चाहिए, कास फाई का मान बताओ जरा, -1 होना चाहिए। न्यूनतम की बात की जा रही है ना, कास फाई का मान कितना होना चाहिए, न्यूनतम होना चाहिए। यानी प्यारे बच्चों जो फाई का मान है वो पाई के कितना विषम गुणक है, 2n-1 इंटू पाई, है ना, ठीक, -1 अर्थात इसके विषम गुणक होना चाहिए, विषम गुणक। अब बच्चों यहां पे जो कास फाई का मान कितना हो जाएगा, -1। जब माइनस की बात की जा रही है देखना, इन यहां पे जो आपका वैल्यू आ जाएगा वो माइनस आ जाएगा बच्चों, क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। कास फाई का मान कितना हो जाएगा, कास फाई का मान कितना हो जाएगा यहाँ पे, -1। और इस माइनस के कारण प्यारे बच्चों, इस माइनस के कारण यहाँ पे कास फाई ऋणात्मक देगा तो ऋण2√i1i2। अब यदि मैं आपसे कह दूं, अब इसमें फिर से समझना है ना, देखना बच्चों, देखना थोड़ा सा, ये न्यूनतम आएगा इस बार। न्यूनतम कैसे आएगा कि आई मिनिमम का मान, मिनिमम MIN, मिनिमम की मान यदि मैं बात करूं बच्चों तो कम होगा I1 प्लस I2 से। क्यों सर, क्योंकि यहां पे जो I है I1 और I2 के योग में कुछ घटाने पर I के बराबर है। देखो जरा, यदि I की बात करता हूं तो I1 प्लस I2 के योग में कुछ घटाने से मिल रहा है। फिर समझना, I का मान I1 प्लस I2 यानी पहले तरंग और दूसरे तरंग की तीव्रता के योग में कुछ घटाने से परिणामी तीव्रता आ रहा है। तो मैं यदि आपसे कह दूं कि मिनिमम में I1 और I2 के योग के बराबर है तो कंडीशन गलत हो जाएगा, क्योंकि वो निम्नतम होगा बच्चों, है ना। तो यहां पर आपसे कह दूं कि भाई साहब, अतः संपोषी व्यतिकरण में परिणामी तीव्रता तरंगों की तीव्रता के योगफल से क्या होता है, तो आप कहोगे कि सर कम होता है। क्या होता है, कम होता है। क्या होता है, कम होता है। और इसकी परिणामी आयाम की बात करूंगा बच्चों, तो इसे आप लोगों को मैं एक सिंपल वे में कह दूं कि R² बराबर कितना है सर, A² प्लस 2B² प्लस 2AB कॉस फाई है। कॉस फाई का मान -1 रखेंगे तो R² बराबर कितना हो जाएगा, A² B² माइनस 2AB। अब ये बच्चों किसका फार्मूला है, तो सर ये A माइनस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला है। ये बच्चों वर्ग से वर्ग कट जाएगा तो R बराबर कितना हो जाएगा, A माइनस बी हो जाएगा। ये परिणामी आयाम की बात की जा रही है विनाशी व्यतिकरण के लिए बच्चों, परिणामी आयाम की बात की जा रही है विनाशी व्यतिकरण के लिए। यानी जो परिणामी आयाम विनाशी व्यतिकरण के लिए है वो अंतर के बराबर होता है। अतः लिख सकते हो ना, इसलिए तो कहता हूं बच्चों की नोट्स में सारी चीजें रहती है। नोट्स लेना आप लोगों को बहुत जरूरी रहता है बोर्ड एग्जाम की प्रॉपर तैयारी के लिए। और आज का ये क्लास अपना आप खत्म होने जा रहा है ना। लगभग कितने मिनट का क्लास हो गया फिर बच्चों, 1 घंटे का तो क्लास हो ही गया होगा, है ना। तो आप लोगों से गुजारिश करता हूं कि चैनल पे यदि पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर ले, है ना। और इसका एक एक क्रम से अब देखना थोड़ा सा, जो बच्चे भी मान लीजिए लास्ट में स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो उनको मैं एक क्रम से बताता हूं। पहले पेज में ये लिखना बच्चों, दूसरे पेज में ये लिखना है, फिर आपका आता है तीसरा पेज, फिर आपका आता है चौथा पेज, फिर ये आपका 5वां पेज, फिर ये आपका आता है 6ठा पेज, फिर ये आपका आता है 7वां पेज, और ये आपका आता है 8वां पेज, और ये बच्चों आपका 9 पेज। यानी 9 पेज आपको लिखाया हूं। और हो सकता है कि यदि मान लीजिए नोट्स में 1-2 पेज और एक्स्ट्रा हो, है ना, बाकी इतना बहुत है। और एक भी पॉइंट कहीं पे मिस नहीं हुआ, यदि कोई बच्चा अच्छे तरीके से पढ़ा होगा तो। थोड़ा सा इसमें एक चीज और आप लोगों को समझना जरूरी है ना। हालांकि आप लोग इतना समझदार हो, कोई दिक्कत नहीं है ना। थोड़ा सा एक संबंध होता मैं लिख देता हूं उसकी संबंध की बच्चों। यदि मान लीजिए ऐसा बोला गया है कि यदि दोनों तरंगों का आयाम समान हो, यदि तरंगों का आयाम समान हो तो आई का मान कितना होगा। इस चीज के लिए मैं थोड़ा सा, यदि एक ऑब्जेक्टिव कभी पूछ दे तो आप लोगों को कभी भटकना नहीं पड़ेगा, मैं आपसे बता रहा हूं बच्चों कि इसलिए थोड़ा सा इसको मैं यहां पे मेंशन कर देता हूं, ठीक है। यदि नोट डाउन कर लेना कि यदि आयाम समान हो, यदि आयाम समान हो, आयाम का मतलब a बराबर b हो, a बराबर b हो,
जब A बराबर B होगा बच्चों तो तीव्रता भी बराबर होगा। तो I1 जो है वो I2 के हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। आयाम समान हो तो बच्चों, आयाम समान हो तो I का मान समान हो जाएगा, ध्यान रखना। आयाम समान हो बच्चों तो I का मान समान हो जाएगा। जैसे देखना I हो जाएगा, I परिणामी I जो बच्चों I1 तो I1 ही है, I2 के जगह भी I1 हो जाएगा, 2 अंडर रूट I1 तो I1 ही है, I2 भी I1 हो जाएगा बच्चों। तो अब इस स्थिति में I1 तो ये हो जाएगा I1 कितना हो जाएगा, I1 2I1 हो जाएगा बच्चों, और ये वर्ग से बाहर आ जाएगा 2I1। ठीक है, तो ऐसे में I जो है ना वो कितनी हो जाएगी, I1 की 4 गुनी हो जाएगी, I1 की 4 गुनी हो जाएगी। और बच्चों आयाम जो हो जाएगा A प्लस A समान है ना, तो A प्लस A तो R बराबर हो जाएगा 2A। ठीक है, आयाम समान है, आयाम समान है तो R बराबर दुगुना हो जाएगा। ये चीज बोला गया बच्चों, ये चीज बोला गया है। ठीक है, तीव्रता 4 गुनी हो जाती है, तीव्रता मैक्सिमम तीव्रता I1 की 4 गुनी हो जाती है, और बच्चों तीव्रता 4 गुनी हो जाती है और आयाम दुगुना हो जाता है। तो क्यों, क्योंकि आयाम समान है, आयाम समान है। यहां पर लिख दे सर आयामा, यदि आयाम समान है, यहां पर मैं लिख देता हूं यदि तरंगों का आयाम समान है, तरंगों का आयाम, आयाम क्या है बच्चों, A बराबर B अर्थात समान है। ठीक है, 1 मिनट का और खेल रह जाए भाई, ऐसा ना लगे कि सर ये चीज छूट गया है। और यहां पे बच्चों ये किसके लिए है, विनाशी व्यतिकरण के लिए, विनाशी व्यतिकरण के लिए। मतलब आयाम क्या है बच्चों, समान हो जाए। यदि आयाम समान है, यदि आयाम समान है, यदि तरंगों के आयाम, 2 तरंग है, तरंगों के आयाम समान है, आयाम तरंगों के आयाम समान है, क्या है बच्चों, समान। समान ये किसके लिए, विनाशी के लिए। मतलब A बराबर B हो जाए तो R का मान कितना होगा सर, R A माइनस B के बराबर हो तो A माइनस A बराबर 0 हो जाएगा। तथा I बराबर कितना बता दो, I बराबर कितना हो जाएगा, तो देखो क्या बोला है, समान हो जाएगा। जब समान है तो तीव्रता भी समान हो जाएगा। सही है सर, तीव्रता का मतलब I1, फिर यहां भी I1 -2 अंडर रूट I1, तीव्रता हर जगह समान। इस स्थिति में बच्चों I जो मिनिमम है, I जो मिनिमम है वो आपका 2I1 माइनस 2I1 ये आपके 0 के बराबर हो जाएगा। किसके बराबर हो जाएगा, यदि मतलब विनाशी व्यतिकरण के लिए आयाम समान वाले तरंगों के लिए तीव्रता जो होती है वो शून्य हो जाती है और आयाम भी शून्य हो जाती है। ठीक है, ये चीज यदि ऑब्जेक्टिव में कभी पूछ दे तो आप लोगों से बनना चाहिए। इसके अलावा अब इस पॉइंट से मैं कुछ भी आपको नहीं कराने वाला हूं। पहले ही बता देते बच्चों कि 1 घंटे प्लस का ही क्लास रहेगा। जो बच्चे यदि सोचते हैं कि 10 मिनट में काम हो जाएगा तो आज वो इस लेक्चर को छोड़ सकते हैं, क्योंकि कहानी में ट्विस्ट तभी आता है जब आप प्रॉपर रूप से एक एक पॉइंट लिखते जाते हैं और समझते जाते हैं। ठीक है, तो यहां पर आप लोगों को एक ऑब्जेक्टिव मैंने क्या करा दिया कि विनाशी व्यतिकरण के लिए तरंगों का आयाम समान है तो फिर आयाम परिणामी आयाम शून्य होगा, क्योंकि जितना ऊपर जितना नीचे एक दूसरे को कैंसिल, तीव्रता भी जितना ऊपर जितना नीचे एक दूसरे को कैंसिल। लेकिन वहीं पे बच्चों जब हम संपोषी व्यतिकरण के लिए बात करते हैं, संपोषी व्यतिकरण के लिए बात करते हैं तो यहां पे जो आपकी तीव्रता है यानी आई जो है वो मैक्सिमम, आई मैक्सिमम है ना, कितना हो जाता है, I1 के 4 गुना होता है। मिनिमम और मैक्सिमम ये सब आपको पता हो, मैक्सिमम मतलब अधिकतम, मिनिमम मतलब मिनिमा जिससे बोलते हैं बच्चों न्यूनतम। अब हमारा आज का क्लास खत्म हुआ और संतुष्ट हुए। उम्मीद करता हूं चीजें क्लियर हो गई होगी। जय हिंद, वंदे मातरम।